हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की वीडियो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। उनका इकोनॉमिक्स का पेपर है, ठीक है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई थी, ठीक है, एमसीक्यू से रिलेटेड, चैप्टर 1 से रिलेटेड, ठीक है, जो आपका इकोनॉमिक्स में आ रहा है। और अब ये जो चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उससे रिलेटेड रहेगा। उसके एमसीक्यू को हम डिस्कस करेंगे। पहला है, हु गिव द कार्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। जो कार्डिनल है ना, कार्डिनल मतलब हम उसको यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हैं। यूटिलिटी क्या होता है? जो हमें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो हम उसको मेज़र कर सकते हैं। ये किसने कहा था? तो आंसर आप नीचे देख सकते हैं, साथ के आंसर भी हैं। तो मार्शल ने कहा था, ठीक है। और जो हिक्स है ना, हिक्स, उन्होंने ऑर्डिनल की बात करी थी कि यूटिलिटी को माप नहीं सकते, उसको हम रैंक दे सकते हैं, ठीक है। ऑर्डिनल की बात करी थी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन। अगर हम उपभोक्ता के, ठीक है, व्यवहार को स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो किस में करते हैं? माइक्रो में, मैक्रो में, इनकम एनालिसिस में, नन ऑफ दिस में। तो इसका आंसर है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति, एक फर्म, इस तरीके की स्टडी की जाती है। जबकि मैक्रो में एग्रीगेट लिया जाता है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर। जो यूटिलिटी है उसका मतलब होता है कि जो हमारी इच्छाएं हैं, उसकी शक्ति, उसका पूरा होना। यूटिलिटी इज ए फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर। यूटिलिटी एक फंक्शन है जिसमें हम इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर का पता लगाते हैं। ये डिज़ायर और कंजम्पशन गिव बर्थ टू यूटिलिटी। और अगर किसी चीज़ को कंजम्पशन करने की इच्छा होती है तो हम वो हमारी यूटिलिटी बन जाती है, या ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल ठीक, सारे इसके आंसर हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं विच इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन। ठीक है, जो गॉसन ने जो फर्स्ट लॉ दिया है वो क्या है? लॉ ऑफ डिमांड दिया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी दी है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी दी है, ये कंज्यूमर सरप्लस दिया है। तो डी इसका जो आंसर है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए। उसके बाद ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। जो यूटिलिटी है ना, उसकी इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है? यूटिलिटी इज ए साइकोलॉजिकल फिनोमेना। ये कह यूटिलिटी जो है ना, एक साइकोलॉजिकल होती है, मतलब हर व्यक्ति को जो संतुष्टि मिलती है ना, उसका स्तर अलग अलग होता है। वो तो सही बात है। कोई एक, जैसे चाय का एक गिलास पी रहा है, उसमें सेटिस्फाइड हो जाता है, कोई 2 ग्लास में होता है। ये यूटिलिटी सब्जेक्टिव होती है, हर किसी की अलग अलग होती है। यूटिलिटी इज रिलेटिव कंसेप्ट, ये रिलेटिव कंसेप्ट है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं हाउ वी कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी। हम मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। मतलब चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। देखिए, इसका आंसर तो आप समझ गए, ये वाला है, ठीक है। देखो, अगर यहाँ पर केवल टी यू अपॉन में क्यों लिखा होता है तो ये एवरेज के लिए होता है, जो कि गलत माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे चेंज की बात कर, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, ओके, ये आंसर। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि सर हमने ये पढ़ा हुआ है टी यू जो n+1 होता है, टी यू इसमें से n माइनस कर देते हैं, है ना। जैसे मान लो आपने 1 2 3 4, पहली बार आपने रोटी खाई, आपको 20 के बराबर चलेगा, दूसरे में आपको 18 लगा, तीसरे में आपको 15 लगा। तो अगर मुझे, ठीक है, ये जो अगर मैं बता रहा हूँ तो ये क्या है? ये जो है एम यू है, क्या है? एम यू। और अगर मुझे टी यू निकालना है तो 20 का 20 लिखूँगा, 20 में 18 जोड़ूंगा, 38 आएगा, 38 पे 15 ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका? 53 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें 63 हो जाएगा। अब देखो, अगर टी यू निकालते हैं तो हम एम यू को जोड़ते चले जा रहे हैं ना, 1 बाय 1 करके। लेकिन अगर एग्ज़ाम में अगर आपको टी यू दे रखा होगा तो एम यू कैसे निकालेंगे? पहले वाला तो सेम लिख दिया, पहले वाला हमने क्या करा? सेम लिख दिया। फिर उसके बाद हमने क्या करा? 38 में से 20 घटाया,
नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाना, इसलिए तो होता है TUN+1 माइनस TUN। ठीक है, एक ज़्यादा वाले में से घटाओ, 53 में से 38 घटाओ 15 आएगा, 16 में 53 घटाओ 10 आएगा। ठीक है, इस तरीके से पहले वाला सेम लिख देते हैं, पहले वाला सेम। अगर आपसे बोलेगा ना पहले वाले क्वांटिटी का कितना होगा, तो दोनों का सेम होगा, TU जितना होगा उतना MU होगा पहले वाली यूनिट में। ठीक है, अब ये कह रहा है व्हेन TU बिकम मैक्सिमम, बताओ TU कब मैक्सिमम बनता है, बताइए। अच्छा, ये कह रहा है कि जब TU मैक्सिमम होता है तो MU क्या होता है। देखिए, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो TU है बढ़ता रहता है, MU में से घटता रहता है। ठीक है, और जहाँ पर TU मैक्सिमम होगा ना वहाँ पे MU जो है वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। जहाँ ही घटना चालू होगा MU माइनस का हो जाएगा। तो इससे बोला TU जब मैक्सिमम होता है तो MU क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये MU है, ये TU है। ठीक है, तो याद रखना। और अगर वो बोलेगा MU नेगेटिव हो गया तो TU घटना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। TU मतलब टोटल यूटिलिटी, MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया ना। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है। ये कह रहा है TU इंक्रीजेज टिल MU इज पॉजिटिव। ये कह रहा है TU जब तक बढ़ता है जब तक MU पॉजिटिव है, बिल्कुल सही। आप देख सकते हैं ये अगर बढ़ता जाएगा जब तक ये जो है ना, ये जो है ना पॉजिटिव रहेगा। देखो, अगर जब तक इसको टच नहीं कर रहा है ये पॉजिटिव है, जब मैक्सिमम होगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है ये। उसके बाद कह रहा है TU इज मैक्सिमम एंड MU इज इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक। जब TU जो है वो 0 होगा तो MU जो है मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है ना, और सॉरी, MU जब 0 होगा तो TU जो है वो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक लिखा है ये। अगर TU डिक्लाइन व्हेन MU इज नेगेटिव, बिल्कुल ठीक। जब TU जो है वो गिरने लग जाता है जब MU नेगेटिव हो जाता है। TU जो है गिरने लग जाता है जब MU जो है ना वो माइनस का हो जाता है। ठीक है, अब देखो माइनस का हो जाएगा तो गिरने लग गया। ठीक है, रफ तरीके से समझा रहा हूँ। अब ये कह रहा है हु बेसिकली प्रोपांडेड द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। बताइए ये कंसेप्ट किसने दिया है, मार्शल ने दिया, गॉसन ने दिया, रिकार्डो ने दिया है। ठीक है, ये JS मिल ने दिया। देखो, ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहा है तो ये दिया रिकार्डो ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ये कह रहा है इनडिफरेंस कर्व इज, जो इनडिफरेंस कर्व होता है ना, आपको पता है ना इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, जो दो जो थिंग्स होती हैं, ठीक है, उनके बारे में बताते हैं, जिसमें कंज्यूमर किसी भी क्वांटिटी को जितना मर्जी ले ले, दोनों की टोटल दोनों की लेगा वो, लेकिन हर पॉइंट पर उसको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो सेम मिलेगा। वो किसी पॉइंट को भी चूज़ कर ले, उसको हर पॉइंट पर सेटिस्फेक्शन जो है वो इक्वल मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, तो आपको बताना है जो इंडिफरेंस कर्व होता है ना, ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है, या दोनों होता है, या कोई भी या सभी होता है। तो देखो ये जो होता है ना, याद रख लो, जो इंडिफरेंस कर्व होता है कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन की तरफ, ऐसे होता है, मतलब कॉन्वेक्स ऐसा नहीं होता, इसे कॉनकेव कहते हैं, गलत है। ठीक है, समझ में आगे इसका ये आंसर कैसे हुआ। इंडिफरेंस कर्व ये कर्व होता है जिसमें कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन इक्वल मिलती है, वो किसी भी कॉमोडिटी को ले। थोड़ा और बता दूं कि इंडिफरेंस कर्व जो होता है ना तो इसको टच करता है, ये गलत हो जाएगा, ना इंडिफरेंस कर्व वाई एक्सिस को टच करता है। ठीक है, और इंडिफरेंस कर्व एक बात और सुन लो, एग्जाम में अगर ऐसे बना दिया ना आपने, पूरा गलत। इंडिफरेंस कर्व ऐसा लगेगा कि नीचे की ओर जा रहा है लेकिन ये कभी टच नहीं करेगा, और आपसे पूछ लेगा क्या है ऊपर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये नीचे की तरफ ही जाता रहेगा लेकिन जीरो को भी टच नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ गई। आगे देखो, ये कह रहे द एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट इन ए गुड इज कॉल्ड इट्स। ये कह रहा है एबिलिटी एक ऐसी योग्यता जिसमें हम मनुष्य की जो संतुष्टि उसको हम पूरा कर पाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे यूटिलिटी कहा जाता है, कि आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला। अब 12 क्वेश्चन पर आ जाइए। ये कह रहा है कि स्लोप ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन इज। ये कह रहे हैं जो स्लोप होता है ना बजट लाइन का या प्राइस लाइन, वो कैसा होता है इनमें से, ठीक कैसा होता है। देखिए, अगर आपको एक को बढ़ाना है तो आपको दूसरे को कम करना पड़ेगा, इसलिए माइनस, ठीक है, PS और PY को लिया जाता है। ठीक है, इसका आंसर ए है। अब आ जाइए 13 क्वेश्चन पर। ये कह रहा है यूटिलिटी इज रिलेटेड टू, जो यूटिलिटी है ना वो किससे जुड़ी हुई है, ठीक है, यूजफुलनेस से, मोरालिटी से, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट से, ऑल ऑफ द एबव से।
यूटिलिटी जो है वो सभी से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। अब 14 देखिए फटाफट, ये कह रहे हैं यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय, बताओ यूटिलिटी हम किस में माप सकते हैं? मनी में, एक्सचेंज ऑफ गुड्स से, मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना, ठीक है, या वेट ऑफ द गुड, उसके भार से कि वो कितने किलो की है, ठीक है, या नन ऑफ दिस है, तो मनी में, ठीक है, इसका आंसर मनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी इज कॉल्ड, आपको बताना है ये जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी इसको और किस नाम से जाना जाता है? देखिए इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मतलब पता है ना वो क्या होता है? एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को प्रयोग कर लेना, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जो इंडिफरेंस कर्व है ना, उसका जो स्लोप है वो कैसा होता है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, ये दोनों होते हैं, ये कोई भी नहीं होता, ठीक है। तो जो इंडिफरेंस कर्व होता है ना, उसका स्लोप होता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब उसके सातवें पर आ जाइए, ये कह रहा है द एडिशन ऑफ यूटिलिटीज ऑब्टेन फ्रॉम ऑल यूनिट ऑफ अ गुड इज कॉल्ड, ये कह रहे हैं कि जब हम एक एडिशन, जैसे हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, अच्छा यहाँ एडिशन का मतलब टोटल से है, जब हम जितनी भी यूटिलिटी हमने सारी यूनिट खा ली 1 2 3 4, तो उन सबको हमने टोटल कर दिया, उसे क्या बोलेंगे? टोटल यूटिलिटी बोलेंगे, तो सिंपल ही था। नेक्स्ट है हु प्रोपाउंडेड द ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, बताइए। ये मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ पहले क्वेश्चन में कि जो ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी है वो किसने प्रोपाउंडेड करी है? हिक्स ने और एलन ने ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, और द प्रोपाउंडर ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी इज, जो प्रोपाउंडर है ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के, वो कौन है? देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी पता है ना आपको क्या होता है? जैसे जैसे हम किसी चीज़ को यूज़ करते रहते हैं उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है ना वो कम होता चला जाता है, ठीक है। जैसे आपने एक गिलास पानी पिया, तो उसके बाद आपने तुरंत दूसरा पिया, तो आपको जो पहले से अच्छा लगेगा क्या उतना अच्छा दूसरे से लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो एक बात और याद रखना है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी ये कहती है कि आप कोई भी चीज़ लोगे तो उसको आपको कंटिन्यूली कंज्यूम करना है, ठीक है, कंटिन्यूली करना है आपको। और दूसरा आपको एडिकेट लेना है, क्या लेना है? एडिकेट, एडिकेट का मतलब होता है उचित लेना है। जैसे आप चाय का एक पूरा गिलास पियेंगे ना, कि आपने बोला कि एक चम्मच में पी लेता हूँ, थोड़ा मज़ा आया, दूसरा चम्मच ओहो और मज़ा आ गया, तो गलत हो जाएगा ना, इसलिए पूरा गिलास लेना है आपको। मैं इसके बारे में बहुत एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन टाइम को मद्देनज़र रखते हुए आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, ताकि थोड़ी बहुत मेरी हेल्प आपके पेपर में भी हो जाए, ठीक है, आपको गाइडेंस मिल जाए। ये कह रहे जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है ना, वो कहाँ पर होता है? जब एमयू प्राइस के बराबर हो जाए, छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, या कोई भी नहीं, ठीक है, जल्दी बताइए। एम इक्वल टू प्राइस के, ठीक है। उसके 21 क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं द कैपेबिलिटी ऑफ अ कम्युनिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज, ये कह रहा है वो कैपेबिलिटी जो मनुष्य की जो संतुष्टि है ना उसको पूरा करती है। अभी हम पढ़ चुके हैं यूटिलिटी, ठीक है, इस पर डिस्कस नहीं करूँगा, अभी ऑलरेडी हो चुका है क्वेश्चन। अगर फॉर द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर, अगर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो जाए कंज्यूमर का, ठीक है, तो क्या है इसमें? मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ए गुड शुड बी इक्वल टू इट्स प्राइस। बताइए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है कंज्यूमर, एक कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कहाँ मिलेगा? जब मार्जिन यूटिलिटी ऑफ द गुड्स की है वो अगर प्राइस के इक्वल हो जाए। अभी हमने ऊपर ही पढ़ लिया था, ठीक है, ये पढ़ा था हमने अभी, यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, उसी को थ्योरी में लिख दिया। अब उसके बाद 23 पर आ जाइए, ये कह रहे हैं व्हेन मार्जिन यूटिलिटी इज़ नेगेटिव, जब मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी? बताइए। जब मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव होगी, ठीक है, मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया था, ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो जब मार्जिन यूटिलिटी जो है नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव मतलब नीचे है, इधर वाला माइनस होता है ना, इधर ऊपर प्लस होता है, तो जब ये नेगेटिव होगी तो ये क्या होगा? घटना शुरू हो जाएगा। जहाँ जीरो होती है ना,
जहाँ पर ये जीरो होती है ना बच्चों, वहाँ पर ये मैक्सिमम होती है। और जब तक ये बढ़ रहा होता है तब तक ये पॉजिटिव होता है, इसको पॉजिटिव बोला जाएगा। ठीक है, घट रहा है मतलब घट तो रहा है लेकिन पॉजिटिव है ना, मतलब एक्स एक्सिस से तो ऊपर ही है। ठीक है, तो आंसर आ गया। क्लियर हो गया आपको? 24 पर आ जाइए। अब देखिए, आप 24 को तो छोड़ दीजिए, 25 पर आइए। 25 में भी ऑप्शन गलत तो बता रहे, तो एक बार ये कह रहे हैं जो मार्शल है ना, उसने जो यूटिलिटी ऑफ कम्युनिटी के बारे में क्या बताया है। कैन बी मेजर्ड बाय मनी, कैन नॉट बी मेजर्ड बाय मनी, कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स। तो देखिए उन्होंने जो है आंसर बोला था कि हम उसे मनी में माप सकते हैं और वो कार्डिनल नंबर में होते हैं। तो ए और सी था, तो यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, आप 26 पर आ जाइए। और एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो और आपको लग रहा हो कि इसमें एफर्ट है, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। और दूसरी बात, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, एफर्ट लगते हैं। ठीक है, आपके काम आएगी, ऐसे औरों के भी काम आएगी। ठीक है, आप इस तरीके से सपोर्ट करते हैं तो फिर वो वीडियो की वैल्यू बन जाती है। ठीक है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो ये कह रहे हैं टोटल जो यूटिलिटी है ना वो मैक्सिमम कब होती है, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो, जब मार्जिनल यूटिलिटी इज एट हाईएस्ट पॉइंट पर हो, जब मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू एवरेज यूटिलिटी हो, या एवरेज यूटिलिटी इज मैक्सिमम हो। अभी मैंने आपको अच्छे से बताया था, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है ना तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है। ठीक है, और देखो मैंने और भी वीडियो डाल रखी है इकोनॉमिक्स के, वो भी देख लेना। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये कह रहा है विच ऑफ द शेडेड एरिया इन डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट टोटल यूटिलिटी। आपको बताना है कौन सा एरिया इनमें से टोटल यूटिलिटी को दिखाता है। ठीक है, जल्दी बताइए कौन सा आपको दिखाएगा टोटल यूटिलिटी के बारे में। ठीक है, टोटल यूटिलिटी पूछ रहा है, तो वो जितना ये जाएगा ना, ये जितना ही जाएगा ये उतनी सारी टोटल मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल जो होता है ना, मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल ही तो टी होता है ना। तो इसलिए इसका आंसर सी आ जाएगा। देखो लोग, ग्राफ में ऐसा आएगा तो कर लोगे ना। अब 28 देखिए, ये कह रहा है व्हाट डज द एरिया अंडर द मार्जिन यूटिलिटी कर्व डिपिक्ट। जो एरिया होता है ना मार्जिन यूटिलिटी के अंदर का, वो क्या बताता है। अभी मैंने बता दिया टोटल यूटिलिटी, इसको ग्राफ से पिक्चर से इससे भी देख लो आप। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ द थ्योरी और डिमांड बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये कह रहा है इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी अजम्पशन होती है जो हम इंडिफरेंस कर्व में फॉलो नहीं करते हैं। गिवन स्केल ऑफ प्रेफरेंस एज बिटवीन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। सीधा आंसर पढ़ देता हूँ, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, ठीक है, ये एजम्पशन नहीं होती थ्योरी डिमांड में, किसके ऊपर, जो इंडिफरेंस करके हम बात करते हैं, तो बाकी सब होती है। ठीक है, देखो कंज्यूमर वुड ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ ए पार्टिकुलर पीस ऑफ गुड्स टू लेस ऑफ इट। ठीक है, मतलब इसका मतलब पता है क्या, एक कंज्यूमर जो होता है ना वो पाना तो ज़्यादा चाहता है लेकिन छोड़ना कम चाहता है। ठीक है, तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, इसने पूछा था। ठीक है, कौन सा नहीं है। ठीक है, नोट, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। अब आ जाइए 30 क्वेश्चन पर। ये कह रहा है द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर द बजट लाइन। ये कह रहा है जो कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, एट अ पॉइंट वेयर द बजट लाइन, आपको पता है जहाँ बजट लाइन क्या होती है, इज अबव एन इंडिफरेंस कर्व, इज बिलो एन इंडिफरेंस कर्व, इज टेंजेंट टू एन इंडिफरेंस कर्व, या कट्स एन इंडिफरेंस कर्व। तो इसका आंसर जो है डियर स्टूडेंट्स इज टेंजेंट टू एन इंडिफरेंस कर्व। टेंजेंट का मतलब पता है क्या होता है बच्चों, जहाँ उसको स्पर्श करते हैं। देखो ये बजट लाइन होती है, ये इंडिफरेंस कर्व होता है। जहाँ ये इसको टच कर रहा है ना, ये इसे टेंजेंट बोला जाएगा। इसको टच कर रहा है, एक पॉइंट पे टच करती है टेंजेंट लाइन। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन की अवस्था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 31। ये कह रहे हैं एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउन टूवर्ड्स राइट सिंस मोर ऑफ वन कम्युनिटी एंड लेस ऑफ अनदर रिजल्ट इन।
ये कह रहा है कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है ना, उसमें वो राइट की तरफ ऐसे स्लोप हो रहा है। तो ये क्या दर्शाता है कि हम एक चीज़ को ज़्यादा पाना चाहते हैं और दूसरी चीज़ को कम छोड़ना चाहते हैं। आखिर हम ये किस वजह से करते हैं? सेम सेटिस्फेक्शन की वजह से, ग्रेटर सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम या डिक्रीजिंग। मैंने आपको बताया था ना कि इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व होता है जिसमें हर पॉइंट पर जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? सेम सेटिस्फेक्शन। ओके, अब 32 पे आ जाइए। ये कह रहे थे सेकेंड ग्लास ऑफ लेमनेड गिव्स लेसर सेटिस्फेक्शन टू द थर्स्टी बॉय। अगर नींबू पानी एक बच्चे को दिए जो उसे प्यासा था, तो ये सेकंड क्लास है, फर्स्ट है, सेकंड क्लास ने उसको कम सेटिस्फेक्शन दिया। आखिर ये कौन सा केस कहता है? लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी या लॉ ऑफ सप्लाई? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी इसे कहते हैं। ठीक है, अभी बताया था ना मैंने। अभी कह रहा है कि द कंज्यूमर इज एन इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। तो बताओ इक्विलिब्रियम में कौन सी कंडीशन होती है इन चारों में से? तो बहुत आसान था, ये जब बराबर हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की। ठीक है, ये कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, यही इसकी प्रॉपर्टी है कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कॉन्वेक्स होता है। बाकी पढ़ लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी इज कांस्टेंट, ये तो गलत हो गया, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, क्या टोटल यूटिलिटी इज ग्रेटर वेयर द 48 डिग्री लाइन कट्स, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए। ठीक है, बाकी आप पढ़ सकते हैं, आराम से तसल्ली से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं व्हेन इकोनॉमिक्स स्पीक्स ऑफ यूटिलिटी ऑफ ए सर्टेन गुड दे आर रेफरिंग टू। ये कह रहे हैं व्हेन इकोनॉमिक्स स्पीक ऑफ यूटिलिटी, जब इकोनॉमिक यूटिलिटी की बात करते हैं किसी गुड्स की, तो वो क्या कहते हैं? यूटिलिटी क्या है? डिमांड है गुड्स की। ठीक है, यूजफुलनेस ऑफ गुड ऑफ कंज्यूमशन है, ये सेटिस्फेक्शन गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड्स है, ये रेट ऑफ विच कंज्यूमर आर विलिंग टू एक्सचेंज वन यूनिट ऑफ गुड फॉर अदर वन है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल आंसर था कि अगर एक इकोनॉमिक्स बात करता है यूटिलिटी की, तो उसका मतलब क्या होता है? सेटिस्फेक्शन गेन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गुड्स या कंज्यूमिंग द गुड। ठीक है, कि हमने किसी चीज़ को यूज़ करा तो उससे जो हमें संतुष्टि मिली। ठीक है, वही बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? यूटिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, अब 36 आ जाइए। ये कह रहे हैं बजट जो सेट होता है वो क्या है? बजट सेट क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म बाय बजट लाइन देन विद द एक्सिस, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है? ये होता है बजट सेट। या ऑल पॉइंट ऑफ द बजट लाइन, ये बजट सेट जो होता है वो सारे पॉइंट होते हैं बजट लाइन के सारे पॉइंट को बजट सेट कहते हैं। या जो अंदर की तरफ पॉइंट होते हैं बजट लाइन के, उसको बोला जाता है। या जो पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस फ्रॉम वेयर बजट लाइन स्टार्ट एंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वेयर द बजट लाइन एंड। ये कह रहे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है, एक्स एक्सिस पे खत्म हो जाता है। नहीं, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म बाय बजट लाइन विद द एक्सिस ये बोलेंगे, क्योंकि देखो बजट सेट है ना, तो बहुत सारी इसके अंदर बजट लाइन हो सकती हैं। ठीक है, अब मान लो जैसे मान लो बजट लाइन डाला तो इसके नीचे हम कुछ भी इसी को भी गाइड कर सकते हैं, तो बजट सेट हो जाते हैं। ठीक है, अभी कह रहे हैं इंडिफरेंस कर्व में स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब क्या है? वो कांस्टेंट है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये देखो अगर इंडिफरेंस कर्व ये कह रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट बन जाता है, टच तो करेगा नहीं। अगर बिल्कुल स्ट्रेट बन जाता है तो इसका मतलब एम आर एस जो है वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। उसके बाद कह रहा है अगर एक्स और वाई जो है टू कॉमोडिटीज है, इंडिफरेंस कर्व तो क्या दिखाएगा? अगर एक्स और वाई दो कॉमोडिटी है तो इंडिफरेंस कर्व क्या दिखाएगा कि एक्स और वाई इक्वली प्रिपेयर्ड है। बताओ इंडिफरेंस कर्व में अगर एक्स और वाई दो कॉमोडिटी है तो जो सेटिस्फेक्शन होता है वो उसके बारे में वो क्या बताएगा? मैंने आपको अभी बताया था कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है उसमें हर पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन इक्वल होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? ए। ठीक है, 39 पर आ जाइए। ये कह रहा है इफ़ मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कांस्टेंट। ये कह रहा है अगर एम आर एस कांस्टेंट होगा तो इंडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा? मैंने आपको अभी बताया था ना कि एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, है ना, तो वो आ गया। और जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो इंक्रीजिंग हो रहा है, क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, थ्रू आउट पूरे में, तो इंडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा? तो देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन जाएगा। कैसा बन जाएगा?
डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, ओ सॉरी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ऐसा, ठीक है। मैं वही कहूँ कर्व कैसे हो गया। नेक्स्ट देखिए, चलो हो गए पूरा। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये 40 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। बाकी आप इस पर डिपेंड मत रहना, अपनी बुक्स भी अच्छे से करना है, बुक्स से ही है सब कुछ वैसे तो, ठीक है। फिर भी आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें और आपको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, आपका पेपर अच्छा जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे।